बहस के सबसे दमदार और बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बड़े ही जोशो खरोश के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था। एक बार लग भी रहा था कि अब की बार मोदी की राह आसान नहीं होगी, लेकिन मुकाम पर पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन के रथ का पहिया एक एक करके खुलने लगा है। पहले नीतीश कुमार ने किनारा किया तो अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस से किसी भी तरह के गठबंधन की अटकलों पर पानी फेर दिया है। उधर मुंबई के उत्तर पश्चिमी सीट पर भी उद्धव ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस को नाराज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही एनडीए को टक्कर देगा इंडिया गठबंधन? क्या अपनी दूरियों को बेपर्दा करके इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के सफर को और सुखद नहीं बना रहे? आज के दंगल में बहस इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं आज बंगाल और महाराष्ट्र में कैसे विपक्षी दलों में खटपट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगातार निशाना साधकर अपनी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल होगा, उनसे करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। और आखिरकार कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से टीएमसी ने साफ कर दिया कि बंगाल में इंडिया गठबंधन खंड खंड हो चुका है। तृणमूल की मेगा रैली में सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच से ही बंगाल की सभी 42 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर किसी भी तरह की अटकलों, उम्मीदों और संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है, कम से कम कांग्रेस के लिए। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়বো। बंगाल में अब चुनावी घमासान का समीकरण साफ हो चुका है। तृणमूल बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम सीपीएम, मतलब कि चतुष्कोणीय मुकाबला। बंगाल का मौजूदा समीकरण बीजेपी के मनमाफिक हो चुका है, क्योंकि वो भी जानती है कि टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से उसे सीधा फायदा होगा, क्योंकि दोनों के परंपरागत वोट बटेंगे, जिससे उसकी चुनावी लाभ की दशा बन सकती है। ममता के एकला चलो की राह पर चलने से चुनावी नुकसान कांग्रेस को होना भी तय है। हालांकि कांग्रेस ने खुलकर तो ममता के फैसले पर पलटवार नहीं किया, लेकिन जयराम रमेश के बयान में पार्टी का दर्द जरूर झलक रहा है। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है, मैं नहीं जानता हूँ उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। और तो और ममता ने बहरामपुर सीट से पूर्व स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के अधीर रंजन की मुश्किलें और बढ़ा दी। अधीर ने भी टीएमसी पर ध्रुवीकरण का आरोप जड़ दिया। यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। टीएमसी के 42 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर हमलावर बीजेपी भी है। महिला नेता प्रियंका टिबड़ेवाल तो प्रत्याशियों के लिए एक अलग ही विश्लेषण का इस्तेमाल कर रही हैं। 80% तो वही पुराने चोर हैं और 20% को उतारा है ताकि आने वाले समय में वो और बड़े चोर बने। तो 42 के 42 तृणमूल के जितने कैंडिडेट हैं सब चोरी करने में माहिर हैं। ऐसे ही कैंडिडेट है उनके पास, और 42 तो कोई व्यापार ही नहीं था, मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। इनके पास तो हजारों की तादाद में चोर हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदेश खाली जैसी जो घटना है उसका बहुत बड़ा ग्रास रूट पर इफेक्ट देखने मिलेगा। उधर कोलकाता में ममता ने मेगा रैली से दम भरा, तो जवाब में संदेश खाली में बीजेपी ने हुंकार भरी।
शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार ने तृणमूल को उखाड़ फेंकने की ललकार भरी। बंगाल में इंडिया गठबंधन में दरार बेपर्दा हो गई तो महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में खटपट सामने आ गई। अभी महाराष्ट्र में इन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उद्धव ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर सियासी खलबली मचा दी। उद्धव के इस एक तरफा फैसले से कांग्रेस बेहद नाराज है, क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिम से संजय निरुपम दावा ठोक रहे थे। संजय निरुपम ने उद्धव के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया है कि शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या, या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है। एक तरफ बंगाल में इंडिया गठबंधन में आपसी लड़ाई तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस का नाराज होना ये बता रहा है कि विपक्ष की राजनीति और रणनीति दोनों शायद अपनी दिशा से भटक रही हैं, क्योंकि इससे फायदा किसी और का नहीं, एनडीए का ही होगा। आज तक ब्यूरो। अब टीएमसी की सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता या फिर जो बाहरी लोग हैं उनको उतारकर 17% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको चुनावी मैदान में आकर ताल ठोकने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो महाराष्ट्र से भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिर्बन बैनर्जी जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं, आपका भी स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू की जुड़ चुके हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। किशोर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही अनिर्बन जी शुरुआत करते हुए, अब टीएमसी को क्या बाहरी लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा है? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है मैं देख रही हूं, और बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, कृष्णा कल्याणी हो, मुकुटमणि अधिकारी हो, सुजाता मंडल, विश्वजीत दास, विप्लव मित्रा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि या तो बीजेपी के ही पूर्व या तो बाहरी लोगों को टिकट देकर आखिर क्या बताना चाहती है टीएमसी? अपने लोग नहीं मिले थे क्या? बीजेपी को क्या लगता है, वो जब विधानसभा 2021 में 130 से ज्यादा तृणमूल के लोगों को टिकट दिए थे, तो वो क्या गलत कर रहे थे? पहले वो खुद माफी मांग ले। फिर वो तो खुद सारे देश में, सिर्फ पश्चिम बांग्ला में नहीं, सारे देश में कांग्रेस से, समाजवादी से, शिवसेना से, बहुत सारे पार्टियों से लोगों को कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी लालच दिखाकर अपने पार्टी में ला रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है भैया? ये जितिन प्रसाद कौन है? अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे स्टेट्स में लोकल जो पार्टियां थे जो इंडिया के साथ थे, उनके साथ वो उसको बुला रहे हैं, जेडीयू को बुला लिया। नहीं, दीदी बार बार निशाना साधती रही है ना, जब भी बाहर का कोई नेता जाता था बंगाल में तो हमेशा उसको बाहरी कहकर वो हमेशा बड़े बड़े मंचों से उनकी ओर से निशाना साधा गया है। टीएमसी की जो प्रमुख उम्मीदवारों की लिस्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वो बिहार से रहे, कीर्ति आजाद बिहार से रहे, यूसुफ पठान वो गुजरात से वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जो अहम चेहरे हैं उनमें से ज्यादातर तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाहर के दूसरे कोई स्टेट से आने से कोई बाहरी नहीं हो जाता। वो अगर पश्चिम बांग्ला के लिए उनके मन में कुछ रेस्पेक्ट होता है, कुछ उसको लेकर, अगर उनको ऐसा, अमित शाह ने जब वो यहाँ आते हैं या नरेंद्र मोदी जब आते हैं, वो यहाँ के कल्चर के बारे में उनको कुछ पता होता है या नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देखकर वो बुले भरे को कुछ भी कह जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के पोएम को आपने देखा था 2021 के कैंपेन के टाइम पे, खुद प्रधानमंत्री ने कैसे कहा, वैसे कोई आप मत कहिए ना, आपको बांग्ला नहीं आता मत कहिए, लेकिन वैसे तोड़ मड़ोड़ कर जैसा आप कहते हैं वो इंसल्टिंग है। और बीजेपी का जो राजनीतिक जो डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए है, उसके अंदर घुस घुस कर भरा हुआ है एंटी बंगाली सेंटिमेंट। ये लोग एनआरसी के नाम पर आसाम में हो, बंगाल में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, दूसरे कोई राज्य में हो, जो भी बांग्ला भाषी है, जो भी बांग्ला बोलते हैं, उनको टारगेट करते हैं। वो कह देते हैं कि ये सब दीमक है। तो ये कैसा पॉलिटिक्स है? हाँ, प्रेम शुक्ला जी, दीदी ने आज कह दिया है कि कुछ भी हो जाए एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, और 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ताल ठोक दिया है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आप लोग इससे खुश हुए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं दी है, वो 42 सीटों पर बीजेपी को हराने का दम भर रही है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, दीदी तो खुद ही अपनी बातों से पलटी पड़ी हुई है। यही दीदी थी जो संसद में खड़ी होकर बांग्लादेशियों को निकालने के लिए लगातार मांग किया करती थी, और यही दीदी आज हैं
जो बांग्लादेशियों को वोट बैंक के नाते बांग्लादेशी मुसलमानों को, जिहादियों को, घुसपैठियों को गले लगाने पर आमादा है। एनआरसी में इस देश का बंगाल का नागरिक नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जिहादी बांग्लादेशी निकाला जाएगा। और उन जिहादियों को निकालना एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का अधिकार है। ऐसी तमाम दीदियां आएंगी जाएंगी, लेकिन संप्रभु भारत के राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए उनके अधिकार पर अतिक्रमण करने वाली शक्तियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। दीदी के कारण जो है, दीदी को चूंकि अब आजकल मुस्लिम तुष्टीकरण, उसमें भी बांग्लादेशी तुष्टीकरण का ज्वर चढ़ा हुआ है, तो इस ज्वर के चलते जो है भारत के संविधान का परिवर्तन नहीं होगा। भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका, भारत का संसद, भारत की कार्यपालिका का जो संकल्प है वो पूरा होगा। एक बात जी। दूसरी बात, ये दीदी थी और यही अनिर्बान बनर्जी जैसे तमाम जो हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग जब बंगाल में प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते थे तो उनको गुंडे कहते थे, तब ये गुंडे हो जाते थे। आज शत्रुघ्न सिन्हा में इनको देवता दिखाई दे रहा है। तो ये पलटे हैं। हम तो समग्र भारत के नागरिकों के प्रति अखंडता, एकता और सम्मान का भाव रखते हैं। बंगाल हमारे लिए भद्रलोक है। बंगाल हमारे लिए जो शक्ति की आस्था का प्रतीक प्रदेश है। हमारे यहाँ शक्ति की पूजा करने वाला प्रदेश है। रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रति हम सबके मन में आदर का भाव है। लेकिन बिहारियों को चुनचर को जो गरियाती थी दीदी, और जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के लोग गुंडे कहते थे, आजकल उन गुंडों की आरती उतारने में उनकी जीभ जो है वो थक नहीं रही है। ये तो परिवर्तन उनका है ना। ठीक है, भाजपा का कौन सा परिवर्तन? ठीक है अनिर्बान जी, उनकी बातों पर भी जवाब दीजिए और एक सवाल का और जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये बीजेपी को हराने के लिए तो बड़ा इंडिया गठबंधन बन रहा था, यहां से लेकर वहां तक आप लोग धूम मचाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने क्या ही 2024 में बदल जाएगा। फिर दीदी ने धोखा क्यों दे दिया कांग्रेस पार्टी को? अब बताइए, यूसुफ पठान को भी आप लोग उस सीट से उतार रहे हैं जहां से पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आते हैं, अधीर रंजन चौधरी। पहली बात तो यह है कि पश्चिम बांग्ला में बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहा है वो उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। बाकी सिर्फ 2 सीट में कांग्रेस 2019 में जीता था, और तृणमूल के ओर से ये कहा भी गया था कि आप भैया वो 2 सीट में लड़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी वो नाराज थे। तो क्या करे, अगर लोकसभा चुनाव शायद इस हफ्ते में ही डिक्लेयर हो जाएगा, तो अगर आप सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस को वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो अकेला ही काफी है बीजेपी को 4200 सीटों में हराने के लिए। तो बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया ना आप लोगों ने। बड़ा इंडिया गठबंधन हो रहा था। अब प्रेम शुक्ला जी तो खुश हुए जा रहे हैं इससे कि बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम शुक्ला जी 2021 के चुनाव के पहले भी बहुत खुश थे। 2 मई की चंद घंटों पहले भी वो इतना खुश थे कि डगमग हो रहे थे। कोई बात नहीं है, फिर से खुश हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो आजीवन तक खुश रहे, लेकिन बीजेपी बंगाल में हार रही है और 2024 में मोदी जी वो उनका प्रधानमंत्री तो रिपीट नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी शायद और खुश हो जाएंगे क्योंकि गैस का दाम और 300-400 रुपए घट जाएगा। शायद प्रेम शुक्ला जी घर में उतना उनको सुनना नहीं पड़ेगा कि भाई आप ऐसा पार्टी करते हो, 1000 रुपए में गैस खरीदना पड़ता है। वो नहीं होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, गैस का दाम घटेगा। इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा, जरा एक फॉर्मूला बता दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। कैसे जीतेगा? देखिए, और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को हराने के लिए आप एक पूर्व क्रिकेटर को लेकर आए और फिर कह रहे इंडिया गठबंधन जी। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा निर्बन जी? इंडिया गठबंधन को हराने का काम तो खुद ही आपकी लिस्ट बता रही है कि वहां से अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ आप बड़ा चेहरा उतारेंगे, फिर ऐसा ना हो कि 2 लोगों की लड़ाई में बाजी बीजेपी मार ले जाए। कांग्रेस का 2019 में जो 2 सीट था वो 2 सीट बीजेपी जीतने वाला नहीं है, वो तृणमूल जीतेगा। और बाकी जो 40 सीट है वहां भी बीजेपी का खाता उतना खुलने वाला नहीं है। और बाकी इंडिया के और हर एक स्टेट में जो भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है वो अपने अपने स्टेट में बढ़िया रिजल्ट करेंगे। इंडिया का अलायंस अटूट है, वो सीट जो भी जितना ज्यादा लाएगा उसके बाद इंडिया कहाँ अटूट है? अभी तो ये सब भाषणों की बात रह गई है, कहाँ अटूट है? अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए, अब मतलब नीतीश कुमार उधर क्या गए, आप सब लोग पलटी मारने लगे हैं। अब संजय निरुपम, मैं प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ आपके पास। अब संजय निरुपम जिस सीट से उतरना चाह रहे थे उस सीट से उद्धव ठाकरे ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए।
एक गठबंधन धर्म को तार तार खुद इंडिया गठबंधन के लोग क्यों कर रहे हैं किशोर तिवारी जी? नहीं, ये देखो, हमारा टिकटों के बारे में बहुत तय हो चुका है और महाराष्ट्र के अंदर जो महागठबंधन की पार्टियां थी या इंडिया गठबंधन की पार्टी थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जी। अब दिक्कत यही है कि वहां पर जो कद्दावर नेता है प्रकाश अंबेडकर, इनकी वंचित पार्टी को एडजस्ट करना इतनी ही बात है। और जहां तक संजय निरुपम का बात है तो संजय निरुपम खुद ही वहां से लड़ना चाहते थे। अब संजय निरुपम को लगता है तो संजय निरुपम जाकर राहुल गांधी से बात करे, लेकिन वो तो कृपा शंकर जी से बात कर रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला तुम्हें मालूम है या नहीं है, संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है। नहीं, निशाना साधा है उद्धव ठाकरे जी पर। नहीं, उद्धव ठाकरे जी का, राहुल जी का और शरद पवार जी की बात बहुत करीब हो रही है। और महाराष्ट्र से मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रियंका जी, अपना चित्रा जी, की महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। और मुझे लगता नहीं कि जो बड़े बोले हमारे संजय निरुपम है, उनकी तो शिवसेना से पहले ही वो खपा चल रहे हैं और वो कई बार शिवसेना के खिलाफ बोल चुके हैं। हाँ, लेकिन तो मुझे मालूम पड़ा है कि मतलब शिवसेना के खिलाफ वो बोल चुके हैं, इसीलिए उतार दो अपना उम्मीदवार। और फिर यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बन रहा था दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर, फिर क्या महत्व रह गया उसका किशोर तिवारी जी? आप लोग तो अपनी जुबान पर भी नहीं बैठे रहे ना कि अपनी जुबान की बात कम से कम रख लें। नहीं, देखो, हमारा टिकटों का तय हो चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय निरुपम जी तो अगर कोई एक पैर बीजेपी में रखकर बात करे तो उसके लिए कोई सीरियसली लेता नहीं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर किसान मजदूर बीजेपी से बहुत खपा है। मोदी जी ने जो 10 साल में प्रॉमिसेस किए हैं तो कपास उगाने वाले किसान उससे बहुत नाराज चल रहे हैं। तो लेकिन किरकिरी तो होती है ना, ऐसे नेताओं ने नहीं बोलना चाहिए। और टीएमसी का भी जो हुआ है तो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता था तो ठीक रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी किसी भी हालत में बीजेपी के साथ तो कभी जाने वाली नहीं है। अरे बीजेपी के साथ जाए चाहे नहीं जाए, ये जो आप लोग बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन कर रहे थे, इतना माहौल बन रहा था, अब धीरे धीरे करके आपके रथ के पहिए टूटते हुए चले जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को महाराष्ट्र से ज्यादा ही लगाव है, जरा उस पर जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो अब बंगाल के बाद आप लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी खंड खंड हो जाएगा विपक्ष, लेकिन किशोर तिवारी जी का ये कहना है कि केवल एक सीट को लेकर इतनी खुशी या खुशफहमी नहीं पाल ले बीजेपी। ये पहली बात मैं बंगाल पर बोलना चाहूंगा कि 2 सीटें जो है पिछली बार। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कल राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं, आपको बताते चले कि सीईसी की ये बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें अगले जो भी उम्मीदवार 195 के इतर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर, इनके नामों पर मंथन किया जाएगा। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे पर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से होते हुए वो आज आजमगढ़ पहुंचे, उसके बाद राजधानी दिल्ली लौटेंगे कल शाम 6 बजे। लेकिन सीईसी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इसमें तय किया जाएगा कि बीजेपी और कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर दांव लगाती है। खासतौर से महाराष्ट्र, बिहार पर सबकी नजर बनी रहेगी। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सभी को इंतजार है कि अगली जो सीईसी की बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें भारतीय जनता पार्टी किन नामों पर मोहर लगाती है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर कल की बैठक में चर्चा की जाएगी? पीयूष जी बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की दिल्ली में। कल शाम को 6 बजे बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें और इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ की कुछ सीटों पर मंथन हो सकता है। इससे पहले कल की सीईसी से पहले हम देखा कैसे जो कई ये राज्य हैं इन सब की कोर ग्रुप की बैठकें इससे पहले हो चुकी हैं और कोर ग्रुप की बैठक में ही कई नामों पर चर्चा हुई है। पहली सीईसी में 195 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया था और इसके बाद अब जो बाकी सीटें हैं उनको लेकर
लेकर ऐलान बीजेपी कर सकती है, उसी को लेकर मंथन लगातार पार्टी में चलता रहा है। कई दौर की बैठकें जो है पार्टी में हुई हैं और अब कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें कई बड़े नामों पर मोहर लग सकती है। कई बड़े राज्यों को लेकर बीजेपी सीईसी की जब बैठक होती है पीयूष, वो इतने घंटे घंटे चलती है, तो कल जब शाम को 6 बजे बैठक शुरू होगी तो क्या ये माना जा सकता है कि नामों का ऐलान फिर परसों किया जाएगा या कल ही हो जाएगा? नामों का ऐलान जो है वो उसके बाद ही होगा। कल सीईसी देर रात तक चल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कैसे सीईसी सुबह 3 बजे तक चली थी और उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही नामों का ऐलान हुआ था। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल जब शाम को 6 बजे ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी तो वो काफी देर तक चल सकती है और उस बैठक के बाद उसमें जो मंथन होगा उसमें जिन नामों पर मुहर लगी जाएगी उन नामों का ऐलान अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई सीटें, बिहार की कुल 40 सीटें, इन तमाम सीटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की। अगली सूची में कौन से नाम इन होते हैं, कौन से आउट हो जाते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। प्रेम शुक्ला जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी कर लें। महाराष्ट्र को लेकर जी क्या है आप लोगों की तैयारी? नितिन गडकरी को ऑफर दिया जा रहा है दूसरे दलों की ओर से। हाँ बोलिए। जी चित्रा जी, मैं पहले बंगाल में, हमारे पास पिछली बार 2 विधायक थे विधानसभा में और हमने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार हमारे 77 विधायक हैं, तो हम बंगाल में क्या परिणाम लाएंगे इसका संकेत बहुत साफ है। अनिर्बाण जी तैयार रहिए, बंगाल में आपको एक भी सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सीट दर सीट संघर्ष करना पड़ेगा, ये स्थिति है। अब बात जो है महाराष्ट्र की, देखिए मैं तो लंबे समय तक सामना में भी रहा हूँ जी, संजय निरुपम जी मेरे साथी भी रहे हैं और सारी स्थितियों को मैं जानता भी हूँ और मातोश्री में भी मेरे सूत्र हैं। तो मातोश्री के सूत्रों के अनुसार जो है श्रीमान राहुल गांधी ने टेलीफोन करके उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट जिसे संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते हो मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग को स्वीकारने की बजाय श्रीमान उद्धव ठाकरे ने वहां अमोल कीर्तिकर के नाम को हरी झंडी दे दी। तो ऐसे में श्रीमान संजय निरुपम ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर शिवसेना के पक्ष प्रमुख का जो है सार्वजनिक अवमानना की है, उसके बाद भी श्रीमान किशोर तिवारी का इतना संयम बरतना यह इस बात का संकेत देता है कि जो श्रीमान संजय निरुपम बची खुची शिवसेना कह रहे हैं, वो शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, बची खुची शिवसेना, बची खुची शिवसेना के पास अब संजय निरुपम जो किसी जमाने में जो है वो शिवसेना के सांसद हुआ करते थे, उनके द्वारा उनके विरुद्ध बयान देने पर ये बेचारे प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने में डर रहे हैं। तो आप दशा समझ सकते हैं क्या है इनकी। वो बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। किशोर तिवारी जी वो अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं दूसरे के प्रति अपशब्दों के प्रयोग के बावजूद जो है ये किस तरह से, और मैं जो कह रहा हूँ इसको आप वेरीफाई कर सकती है, इसमें कोई एक भी जानकारी गलत होगी तो मैं अपनी बात वापस लेकर क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरी कोई बात, चूंकि मैं अच्छी तरह से मातोश्री को भी समझता हूँ, किशोर भाई आप जानते हैं मैं सामना को भी समझता हूँ, निरुपम जी भी मेरे साथी रहे और संजय राउत जी भी मेरे साथी रहे हैं और उद्धव जी के साथ भी मैंने काम किया है। तो आप इस बात को भली बात जानते हैं। बोलिए किशोर तिवारी जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए किशोर तिवारी जी। वो कह रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है शिवसेना उद्धव गुट की पूरी खबर रखता हूं मैं। देखो मैं तो ये बात, देखो मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से अनुपम संजय निरुपम जी जो कुछ भी कह रहे थे, तो शिवसेना आहत तो है और शिवसैनिक बहुत आहत है। किशोर तिवारी जी, बात संजय निरुपम या एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक तरफा ऐलान की है। जब एक तरफा ऐलान करते हुए हम अपने कैंडिडेट उतार देते हैं तो आप समझ रहे हैं जिस गठबंधन को लेकर आप लोग इतने जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे उस गठबंधन का मैसेज क्या जाएगा तिवारी जी? नहीं, महाराष्ट्र में गठबंधन इंटैक्ट है और गठबंधन और संजय निरुपम भी अभी क्या है, बीजेपी जैसे अशोक चौहान हो गया और हमारे वो प्रतिभा दानोरकर जी हो गई या फिर कृपा शंकर जी, तो ये किराए के उम्मीदवार लेकर इनके पास तो उम्मीदवार नहीं है तो ये किराए के उम्मीदवार ले रहे हैं, तो उसमें संजय निरुपम का नाम बड़े अव्वल दर्जे पे है। तो उनको सीरियसली लेने की नाम आप कांग्रेस पार्टी के ले रहे हैं, कह रहे हैं कि किराए पर नेता ले रही है बीजेपी, मतलब अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहते, वरुण पुरोहित जी इस पर जवाब देंगे। लेकिन जल्दी से राजीव रंजन जी, ऐसा लग रहा है कि बिहार से नीतीश कुमार ने जो आईना दिखाया है इंडिया गठबंधन को, अब अलग अलग दलों की ओर से उसको ही फॉलो किया जा रहा है। बंगाल में दीदी 42 पर लड़ेंगी, उधर उद्धव ठाकरे ने भी अपने एक सीट पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या संकेत समझे जाएं इसके, राजीव जी? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के महागठबंधन या जिसे आप
कहें इंडिया अलायंस, इससे अलग होने का जो फैसला था, उस फैसले से ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य इंडिया गठबंधन का नहीं है। इसलिए कि वो न केवल इसके सूत्रधार थे, वो एक अनुभवी नेता है, दूरदर्शी नेता है, क्षेत्रीय छत्रपों के अहंकार और कांग्रेस के नेतृत्व की जो संवादहीनता को लेकर ये बिल्कुल साफ था कि जो बैठकें होती थी उन बैठकों में भी किसी तार्किक परिणति पर कोई मसला नहीं पहुंचता था। और चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, इन तमाम सवालों पर जो उनकी राय पुख्ता जिस तरह से होती जा रही थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि इनके साथ बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता। और देखिए उसके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। 3 राज्य, आप देखिए त्रिपुरा एक राज्य है जहां इनका समझौता हो पाया है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की चुनौती एक तरफा है, वहां कोई मुकाबला नहीं है। बंगाल एक चुनौती हो सकती थी, लेकिन बंगाल में जिस तरह से गठबंधन चतुष्कोणीय संघर्ष में इनका फंस गया, वहां भारतीय जनता पार्टी की आंधी का मुकाबला ये नहीं कर पाए। और केरल, जहां ठीक है सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म के निर्वहन के लिए वो एक मॉडल स्टेट हो सकता था। लेकिन वहां भी सीटों की जो मारामारी थी उसको लेकर गठबंधन चुनाव शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गया। अब ये महाराष्ट्र की ये बानगी है। महाराष्ट्र में अनेक ऐसे सीट हैं जहां इस तरह के दृश्य अलग अलग घटक दलों की ओर से दिखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन से आरएलडी के निकलने के बाद जब वो साथ भी थे तो ये सब लोग एडमिट करते थे कि वहां मोदी जी और योगी जी की जो युगलबंदी है उसका मुकाबला करने में अखिलेश जी और वहां इंडिया अलायंस सक्षम नहीं दिखता था। लेकिन आरएलडी के जाने के बाद और बीएसपी कभी जुड़ा नहीं, इसलिए वो वहां भी एक तरफा लड़ाई। तो अब स्थिति क्या है? ये कमो बेस 400 सीटों की बात नरेंद्र मोदी जी ने जब कही थी तो लोगों को ये लगता था कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं ये आसान लक्ष्य नहीं रहा होगा जिस समय उन्होंने कहा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के बारी बारी से जितने भी दल साथ जुड़े हैं, 3 दलों ने तो आधिकारिक तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया और बाकी गठबंधन में है या नहीं है ये समझ से परे है। इसीलिए ये मुकाबला बिल्कुल ही चुनाव शुरू होने के पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, ये औपचारिकता बाकी है। लेकिन मेरा सवाल इसी के साथ खड़ा होता है, वरुण पुरोहित जी आपके पास भी आते हुए और हमारे साथ एलजेपीआर के धीरेन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास भी आते हुए मेरा ये सवाल है कि एक तरफ बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी तानाशाही कर रही है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, तामझाम के साथ इंडिया गठबंधन बनाया गया। ऊपर से अब उसी बीजेपी के पास आकर यह कहा जा रहा है कि नहीं वो लोग बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से हम बीजेपी के खांचे में चले जाएं। ये बातें समझ से परे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस का तो क्षण से जो सपना टूट रहा है एक एक राज्य में, इसके लिए तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है ना। आप क्षेत्रीय दलों को कैसे दोष दे सकते हैं? क्षेत्रीय दल जो डिमांड करते थे कांग्रेस पार्टी समय पर अगर पूरा नहीं करेगी तो कब तक वो कांग्रेस के भरोसे बैठे रहेंगे? अब देखिए दीदी ने भी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और यहां पर तो आपके सबसे बड़े चेहरे को ही हराने के लिए यूसुफ पठान को उतार दिया है मैदान में। वरुण जी। चित्रा जी, जो बंगाल का हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, 5 बार का सांसद है, फिर जीतेगा। क्रिकेट खिलाड़ी उतार दो, कोई हीरो हीरोइन उतार दो, उससे हारने वाला नहीं। बंगाल की बात आप कर रहे हो, देखो संदेश खाली की जो घटना हुई है उस पर हम कोई आंख मूंद के तो रह नहीं सकते। राहुल गांधी जी की यात्रा गई, उसमें आपने देखा किस प्रकार का व्यवहार था। कुछ समय पहले हमारा एक विधायक जीता, ममता दीदी ने वापस ले लिया। ममता दीदी कांग्रेस से निकली हुई है, कांग्रेस शब्द का ही उपयोग अभी करती है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है तृणमूल या कांग्रेस के आदमी लेके अस्तित्व में खुद का उनका कुछ समान नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो दंगल आपका टॉपिक का नाम, इसका डिबेट है, जबरदस्त दंगल होने वाला है 24 के चुनाव में। ये आसान राय नहीं है। अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि वॉक ओवर होगा। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाले अनिर्बन जी तो कह रहे हैं दोनों सीटें हारेगी कांग्रेस जो जीती थी 2019 में। देखिए सबको दावा भरने का अधिकार है। मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार, कोई कह रहा है 42 पूरी आएंगी, कोई क्या कह रहा है। लेकिन कांग्रेस एक लिबरल और डेमोक्रेटिक फोरम है। ये किशोर जी तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनके पास आऊंगी, अपनी बात आप पूरी कर लें। हाँ, राहुल गांधी की यात्रा के बाद माहौल बदला है और हमारी जो लिस्ट आएगी वो हमारे हिसाब से आती है। सब एक पुलिसिया फॉर्मेट समझाना चाहते हैं कि कांग्रेस पुलिसिया फॉर्मेट। भाई कांग्रेस आज से नहीं, जब से आजाद भारत हुआ है, जब से कांग्रेस की लिस्टें लास्ट तक आती रहती है, टिकट फार्म भरने से पहले भी बदल जाते हैं। अब जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की, मैंने कई बार आपको कहा, कांग्रेस की बात करता हूँ। संजय निरुपम कहां से है? गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी।
अब वो उनको खुद को कुछ नहीं मिल रहा है तो इधर उधर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो नेतृत्व है, मैंने फिर आप वापस दोहरा रहा हूँ, सेंट्रल सिस्टम को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, तुरंत एक्शन करना चाहिए ऐसी चीजों पर। वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ऑकवर्ड सी सिचुएशन डिबेट में भी हो जाती है और पब्लिक के बीच में भी हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस बीजेपी की है कि खुद के पास अगर इनके पास सामान होता तो क्यों लेते भाई, नीतीश को क्यों लेते, एक दूसरे क्यों तोड़ते, सारे पूरे देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से नहीं कहीं इन पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनके पास सीटें आ पाएंगी दोबारा से, क्योंकि इनको पता है जनता महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरह परेशान है इनसे 10 साल से, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, जब कांग्रेस की लिस्टें आने लगी हैं, आप देखना 10-15 दिन में कांग्रेस किधर आगे बढ़ेगी। अभी तो राजस्थान की बात करूं, ये कह रहे हैं राजस्थान में जिनको तोड़ा है इन्होंने वो तो वही परिवारवादी है, कुटुंब है, एक से एक रिश्तेदारी है, एक दो के छापे पटके थे बीजेपी ने, वो बीजेपी में चले गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप इनके खुद के सांसद जो कांग्रेस मूल के थे वापस कांग्रेस में आते जा रहे हैं, तो आप जब इसको देखोगे चुनाव को भी 15-20 दिन बाद, आप तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, आपका तो सॉफ्टवेयर भी पॉलिटिकल वो है, तो आप उसको देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि तृणमूल भी जीतेगी। तो तृणमूल की जो सरकार, एक पॉइंट में कहना भूल गया, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट अगर नहीं करता तो तृणमूल की ममता दीदी की सरकार ही नहीं बनती। उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आज क्या की नहीं तारीख में करते भी कांग्रेस और लेफ्ट वाले क्या नहीं करते तो दीदी की सरकार नहीं बनती। वो कर दिया दीदी को, हमने कंटेस्ट नहीं किया दीदी को जिताने ये के तो लिए। बहुत गजब हो गया ना कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेता को दरकिनार करके दूसरी पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए आप, इसी वजह से तो कांग्रेस पार्टी देखिए फिर 2 सीटों पर सिमट जा रही है। यही हाल यूपी में भी है, यही हाल आपका महाराष्ट्र में, मतलब इस बात को समझना होगा ना वरुण पुरोहित जी। आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमने दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, अब आपका तो विधायक फिर वहां पर दिखेगा नहीं ना उस तरह से 2/3 मैंडेट के साथ। अब ममता बनर्जी खुश हो जाएं, अब ममता बनर्जी जीत जाए, उससे कांग्रेस पार्टी खुश होती रहे कि बीजेपी कम से कम सरकार नहीं बना पाई। मैं तो कई साल से चित्रा जी इस बात को उठा रहा हूँ कि कांग्रेस में गैर पृष्ठभूमि के लोगों को नहीं रहना चाहिए। आपने मेरी अगर डिबेट का, आपको तो मैंने बता रहा हूँ डिबेट्स में कहा कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, क्यों कार्यकर्ता धीरे धीरे खत्म होता जाता है, संगठन खत्म हो जाता है। आप 42 सीटें हारोगे तो हार जाओगे, लेकिन सीटें तो कंटेस्ट तो करोगे ना। हर गांव गांव आपका झंडा तो लहराएगा लहराएगा। उत्तर प्रदेश में भी एक आ गया था। में 2022 में कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी, 403 में से 2 सीटें मिली थी, आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन लड़ी तो थी ना चित्रा जी, सब जगह झंडा तो आया था ना कांग्रेस का, जगह जगह मैं खुद गया, फिरोजाबाद पता नहीं कहाँ का, सिपाहियों को पता नहीं था कांग्रेस का कार्यालय कहाँ है। अगर लड़ोगे नहीं तो आप फिर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर ये दंगल में कैसे उतरोगे आप? दंगल में उतरोगे तो दंगल में लड़ाई तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र कुमार जी, लेकिन अभी ये जो इंडिया गठबंधन का टूटता हुआ सपना है, जिस जोशो खरोश के साथ शुरुआत हुई थी, जरा दिखाई धीरेन्द्र जी को, उससे खुश हैं आप लोग और लग रहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार हो जाएगी? धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बोलूं कि मैंने तो पिछले 1 वर्षों से, जब से ये 9 महीने हो गए हैं इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया था, तब से मैंने बोला है कि डाउट वाला गठबंधन है। बंगाल में चाहे देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर में देख लीजिए, कहीं है ही नहीं। वहीं जहां जहां पर ये लोग खुद कमजोर है, वहां पर ये लोग हाथ मिला के और लोगों के बीच में एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। अभी जब समय आ गया है लोगों के बारे में बताने के लिए कि मैं क्या करूंगा, तब इनके नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जो भी लोग हों, सड़क पे अभी विश्वास मांग रहे हैं। अरे आपको तो पहले ही लोगों ने विश्वास नहीं दिया है, अब आप अभी सड़क पे जन विश्वास ही आप मांगने को लगे हैं। और बंगाल के अंदर में दीदी को अब देख लीजिए, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस महिलाओं के साथ में शोषण किया जी उनके पार्टी के नेता ने, आप उन्हीं के पोषण कर रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, उनके समर्थन में आप सड़कों पे घूम के और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, इनके साथ गलत नहीं हुआ है महिलाओं के साथ में। और ऐसे लोग भी दावा कर रहे हैं कि मुझे बंगाल में 40 सीटें मिलेंगी तो 32 सीटें मिलेंगी। हद हो गई। अरे महिलाओं को आपने क्या समझ रखा है? देश की आधी आबादी बहनों की और माताओं की है, वो अपने आबरू और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगी। और अभी तो हमारे गठबंधन ने अभी लोकसभा में पारित किया है नारी बंधन अधिनियम, तो इसका डायरेक्ट लाभ अब मिलने जा रहा है हमारे गठबंधन को। और चाहे बंगाल के हो, महाराष्ट्र के हो, पूरे देश की महिलाएं हो, युवाओं के हाल देख लीजिए। आज बिहार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक बड़ी जनसभा की है वैशाली में, वहां पर जो युवाओं की संख्या थी वो देखने लायक थी। तो एक तरफ आप देखिए ना कि आप हम लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहे हैं कि एनडीए को मैं हरा दूंगा, 400 से रोकने में ही आप व्यस्त हैं और हम लोग अपने टारगेट को रोज बाई रोज अपने उसके निकट पहुंच रहे हैं। जो हमने कहा है 400 के पार, 400 के पार का मतलब कि 499 भी हो सकता है चित्रा जी। और ये लोग तो देखिए कि जितने भी एनालिटिक भी बैठ के आते हैं आपके टीवी पे,
खुद राहुल गांधी जी के कर्मों को या ममता दीदी के कर्मों को या अभी संजय निरुपम जी के बारे में भी हो रहा, सब तो बिखरे हुए पड़े हुए हैं। कह तो रहे हैं कि इन लोगों की हालत यही है। आपके भी तो चाचा भतीजा में सहमति नहीं है धीरेन्द्र कुमार जी, तो इन लोगों का फिर तो पलट के पूछा जाएगा ना, जब परिवार में सहमति है नहीं और आप बगल में इंडिया गठबंधन का परिवार देख रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की राजनीति करते हैं चित्रा जी, वो परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। मैं कई बार आपके चैनल पर बोला है, हमारे लिए प्राथमिकता है बिहार को आगे बढ़ाना, हमारे लिए प्राथमिकता है बिहार को क्या और सुविधा दे सकते हैं, इसकी राजनीति हम कर रहे हैं। गठबंधन करके और सिर्फ चुनाव जीत गए और उसके लिए कुछ नहीं करे। आखिर देश के लोगों का विश्वास है हमारे गठबंधन पर, तभी ना हम लोगों को लगातार तीसरी बार भी ये नारा दे पा रहे हैं और हर बार अपनी टारगेट हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए ना, प्रो इनकम्बेंसी जिसको कह सकते हैं कि कभी 300 पर आ रहे थे, आज हम 400 के पार जा रहे हैं। नए जब 2029 में नया संसद भवन जो बना है उसमें जब 700 से ऊपर की संख्या होगी तब हमारा एक नया टारगेट होगा 600 पार का। तो आज हम लोग काम करके दे रहे हैं, लोगों के विश्वास के साथ है, तभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये लोग तो टेस्टेड है ना, डिफ्यूज बम है, इनको जितना भी सीरीज में लगा दीजिए, न इनसे आवाज होना है न ये किसी काम के हैं। ये लोग चाइनीज गठबंधन है, एक बार इस्तेमाल हुआ और फिर अलग अलग हो जाने वाले हैं। किशोर तिवारी जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको चाइनीज गठबंधन बता रहे हैं कि एक बार इस्तेमाल करो उसके बाद खराब होना तय ही है। किशोर तिवारी जी ऐप है तो चाइनीज एप्लीकेशन है खुद नहीं। मैं धीरेन्द्र कुमार जी की बात से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन लाचार है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं बोल लूँ ना। बोले किशोर तिवारी जी, वो तो बता रहे हैं कि परिसीमन होने के बाद हम लोग 600 पार का नारा भी देंगे भविष्य में। किशोर तिवारी जी, उनकी तैयारी बड़ी दूर तलक की है। अरे भाई, ये बिहार का जरा बीजेपी वाले इनको सीटें दे दे तो ज्यादा बोलो, नहीं तो अभी गठबंधन टूट जाएगा। महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि अमित शाह जी कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार जी को कि आपको अभी के वक्त तो बीजेपी को साथ देनी पड़ेगी और तुम्हारा विधानसभा में देखेंगे। तो कट टू साइज बोलते हैं ना, तो विपक्ष रीजनल पार्टियों को बीजेपी कट टू साइज कर एक पक्षीय शासन लाना चाहती है। तो धीरेन्द्र कुमार जी ज्यादा वफादारी मत बना। अरे तिवारी जी, पिछली बार तो आपको बीजेपी ने बराबर उतनी ही सीटें दी थी जितनी पे खुद लड़ी थी। ये अलग बात है कि उसने अब आप लोगों के मुकाबले प्रदर्शन ज्यादा अच्छा किया था। किशोर तिवारी जी, अब आंकड़ों पर अगर हम बात करेंगे तो फिर तो ये बातें कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं क्षेत्रीय दलों को नीचा। पिछली बार तो आप लोगों को कम सीटें दी नहीं गई थी, बराबरी पर ही दोनों पार्टियां लड़ी थी। गलत होगी तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अरे अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे के चेहरे कल देखने लायक थे। अमित शाह जी ने उनको कहा आप 2-2 सीट पे लड़िए, जबकि वो 10-10, 15-15 सीटें मांग रहे थे। देखो, बीजेपी ये रीजनल पार्टियों को खत्म करने को जा रही है। इस वजह से तो उद्धव ठाकरे उनसे दूर गए। और मैं कह रहा हूँ, हम तो राइटिस्ट हिंदू पार्टी है। अगर अमित शाह और मोदी जी का नेतृत्व हटा दे बीजेपी, हमारा कहाँ झगड़ा है उनसे, कहाँ झगड़ा है। हम भी राम मंदिर वाले, वो भी राम मंदिर वाले। प्रेम शुक्ला, ये तानाशाही और संविधान को जो खतरा है, इस वजह से हम आपके खिलाफ है। बोले प्रेम शुक्ला जी। हाँ, बोले प्रेम शुक्ला जी। नहीं, किशोर तिवारी जी शिवसेना में जो है कुछ दिन पहले ही आए हैं। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे तो कहते तो ठोकशाही में विश्वास करता हूं मैं, लोकशाही में विश्वास नहीं रखता। तो क्या बाला साहब ठाकरे को जो है तानाशाह कहना चाह रहे हैं? बाला साहब ठाकरे की तुलना कांग्रेस के लोग हिटलर से किया करते थे। ध्यान है कि नहीं आपको? 1993 में सारे कांग्रेसी जो हैं बाला साहब ठाकरे को हिटलर कहते थे। 1995 में जो सरकार बनी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, तो बाला साहब कहते थे मैं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता हूँ। तो ये लोकशाही थी, लोकशाही थी क्या था, जरा बताइए किशोर भाई। तो किशोर भाई, कृपा करके आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन श्रीमान उद्धव ठाकरे, उनके बारे में निर्वाचन आयोग भी कहता है कि वो शिवसेना के संविधान में संशोधन भी करते हैं, तो उसकी जानकारी भी जो है वो निर्वाचन आयोग तक को नहीं देते हैं। तो उनके संविधान को ही निर्वाचन आयोग पाता है कि वो असंवैधानिक था। आप लोकतंत्र पे क्या बात कर रही है, मुझे जरा बताइए। क्या आपका औचित्य है लोकतंत्र पर बात करने? 2 लाइन में किशोर तिवारी जी। बार बार श्रीमान संजय निरुपम आप पर टिप्पणी कर रहे हैं
और आप उनको जवाब देने से भी डर रहे हैं। इतना डर का कारण क्या है ये बताइए। बोले तिवारी जी, क्यों डर रहे हैं आप? देखिए, देखो, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक पहले नेता है जो जाति के आधार पे उम्मीदवार वगैरह चुनते नहीं थे। मैं अभी बता रहा हूँ, बाला साहेब ठाकरे की एक बोलने की स्टाइल थी और काम करने की भी स्टाइल थी, लेकिन जितने प्रजातांत्रिक बाला साहेब ठाकरे थे, ये तो प्रमोद महाजन होते, ऐसा कह रहे हैं आप? एक मिनट मुझे बात सुन लीजिए। प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, क्या तिवारी जी कहना क्या चाहते, फिर बोलते थे बाला साहब? नहीं, बाला साहेब ठाकरे का अपना स्टाइल था। उनके पार्टी में रहना हो, मानते थे ना उसको, से रहना पड़ेगा जो कहते थे। तो क्या मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप ये अब उनकी पार्टी बदल गई है, मान रहे हैं आप? नहीं, उनकी पार्टी बदल गई, अब तिवारी जी की पार्टी हो गई। अरे सुनो, अब ठाकरे जी की पार्टी तिवारी जी की पार्टी हो गई, ठाकरे जी की पार्टी नहीं रह गई। अरे प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात पूरी करने दो। अगर वो बाला साहेब ठाकरे की स्टाइल थी तो वो स्टाइल थी, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन वही स्टाइल से मोदी जी काम करते हैं। ये बदल गई है। कबूल करो, आप कबूल करो। कल वो लिस्ट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कि भाई मैंने इनको हम संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अरे किसने बोला आपको? आप जा खड़े भी रह सकते हैं क्या उनके सामने? ठीक है, जल्दी से वरुण पुरोहित जी क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, अब मतलब वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन कितने पार जाएगा? वो आत्मविश्वास अब दिखाई नहीं देता है क्या अभी भी? वरुण जी, पूरा आत्मविश्वास है। जैसे जैसे लिस्ट आएगी आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस कैसे ग्राफ ऊपर उठता है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कांग्रेस के लोग क्या कहते थे बाल ठाकरे जी, फिर उन लोगों को आपने कैसे ले लिया अपनी पार्टी में? ये तो बताइए आप। आपके तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस यही हुई ना, यही आपके आदर्श हैं कि आपको जरूरत होती है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो। आपके तो अरे मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल हो गया, आपके मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल हो गया कि कल तक तुमको गाली दे रहे, आज हमको स्वागत करना पड़ रहा है। आपकी तो हालत ही हो गई पार्टी की। आप में दम था तो लड़ लेते अकेले, एक अकेला सब पे भारी था तो फिर क्यों चाहिए थे आपको सारी पार्टी? अरे 400 पार के आप 200 पार नहीं होने वाले हो। बार बोलते थे आजकल आपकी पार्टी में 400 पार क्या 200 पार भी नहीं होने वाले हैं। 200 पार भी नहीं होंगे। कांग्रेस की जैसे जैसे लिस्ट आएंगी, मूवमेंट आप देखोगे अगले 1 महीने में। ये इधर से उधर मोदी जी जो कर रहे हैं, लोग इतने परेशान हो गए 10 साल में इनसे चित्रा जी। लोग किसी भी तरह से मुक्ति चाहते हैं, ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट देगा अब वो ऑल्टरनेट कौन देगा? ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है 42 सीटों के लिए। फिलहाल के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे पास वक्त इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन टीएमसी की लिस्ट में अगर डिटेल में जाए तो 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 6 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट, 2 बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी, विश्वजीत दास को टिकट मिला है, 2 मंत्री पार्थ भौमिक, विप्लव मित्रा को टिकट दिया गया है। बाहरी लोगों में कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान है। 16 सांसदों को टिकट 4 का काट दिया गया है। पिछली बार 22 पर जीत हासिल हुई थी। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से उनके भाई और पिता का टिकट कटा है। मिमी चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से मना किया है। बीजेपी से टीएमसी में आए अर्जुन सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। 2 मंत्रियों सहित 11 विधायकों को टिकट दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद को हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी है कि किस तरह से टिकट दिया गया है। खेला होबे गाने से मशहूर हुए गायक देवांशु भट्टाचार्य को भी दीदी ने टिकट दिया है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को टिकट दिया गया है। पूर्व फुटबॉलर प्रसून बैनर्जी को टिकट मिला है। पूर्व आईपीएस को भी टिकट और एक राज्यसभा सांसद को भी टिकट मिला है। दिलचस्प ये भी है, सूर्यवंशम फिल्म वाली अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी, उनकी जो गौरी है, जो उन्होंने कैरेक्टर अदा किया था, रचना बैनर्जी, उनको भी टिकट दिया गया है। और दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी के 7 पूर्व नेताओं को मैदान में उतारा है ममता बनर्जी ने। अब इसके जरिए 42 सीटों पर किस तरह का रहता है टीएमसी का प्रदर्शन? बीजेपी क्या जो दावा कर रही है 35 सीटों पर जीत का, उसके दावे में दिखेगा दम, या फिर टीएमसी आज के इस ऐलान के साथ दीदी बाजी मार ले जाएंगी? क्या होगा आगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।